uplift load combination। अब आपने जिस तरह से समटाइम्स हम सुनते हैं कि देहात के अंदर जो कच्चे मकान वगैरह होते हैं उनकी छतें उड़ गई, हवा बहुत ज़्यादा तेज आ गई, तो वो असल में एक वैक्यूम डेवलप होता है। तो वैक्यूम अंदर से हवा का एक प्रेशर डेवलप होता है जो कि पूरी छत को, पूरे स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ उठा लेता है। एग्जैक्टली इन द केसेस ऑफ ट्रसेस या पार्किंग शेड्स वगैरह, जो कि कॉलम आपके सिर्फ उसकी सपोर्ट होते हैं पूरे तमाम मेंबर की स्ट्रक्चर की, तो वहां पे हमारे पास जो है वो अपलिफ्ट प्रेशर या फोर्सेस टेंसाइल स्ट्रेसेस के साथ साथ डेवलप होते हैं जो कि पूरे स्ट्रक्चर की छत को या पूरे स्ट्रक्चर को ऊपर उठा सकता है। तो इस केस के अंदर हमने जो कंप्रेशन जॉइंट्स प्रोवाइड करने होते हैं वो हमने इस तरह से प्रोवाइड करने होते हैं कि मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट अपलिफ्ट प्रेशर, कि जो अपलिफ्ट प्रेशर डेवलप हुआ उसको वो इजीली रेजिस्ट कर सके। The required strength of the connectors must be smaller of the following, कि हम जो कनेक्टर्स यूज करते हैं उस केस के अंदर या कंप्रेशन मेंबर्स के लिए या टेंसाइल स्ट्रेसेस विद अपलिफ्ट प्रेशर के लिए, तो उसके अंदर जो हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो इन दोनों क्राइटेरियाज में से जो लोअर वैल्यू उसको हम चूज करते हैं। नंबर 1 इज द 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट लोड है, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, रिक्वायर्ड लोड है, उसका 50% हम कंसीडर करते हैं। एंड सेकंड इज द मोमेंट एंड शेयरिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांसवर्स लोड, कि जो आपके लोड से उनकी वजह से मोमेंट्स और शेयर जो डेवलप हो रहे हैं उसकी वजह से हम इक्वल एक लोड का फैक्टर कंसीडर करते हैं जिसमें हम 0.02 इनटू द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं, अज्यूमिंग दैट द मेंबर टू बी एज एन एंड पिन सपोर्ट, कि जो पिन है मेंबर आपकी पिन सपोर्ट के जरिए से कनेक्टेड है, उसके अंदर मूवमेंट और शेयर का जो इफेक्ट है उसको हमने कंसीडर किया और हमारा जो सेकंड इक्वेशन डेवलप हुई वो 0.02 इनटू PR इज द बेसिकली द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम कंसीडर करते हैं। दोनों में से जो वैल्यू हमारे पास लोअर आती है उस वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं। सो नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शंस, कि जो बोल्टेड हैं या वेल्डेड कनेक्शंस हैं उनको हम कहाँ पे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। प्री टेंशन बोर्ड्स एंड वेट्स मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग क्राइटेरियाज। प्री टेंशन बोर्ड्स कहने का मकसद कि यहाँ पे प्री टेंशनिंग वो प्री स्ट्रेसिंग वाला नहीं है, लेकिन जब हम नट बोल्ट सिस्टम को टाइट करते हैं तो नट के अंदर जब आपने बोल्ट को टाइट किया तो एक टेंशनिंग जनरेट होती है समहाउ कुछ मेंबर के अंदर, इस वजह से हम इनको प्री टेंशन बोल्ट्स या प्री टेंशन नट बोल्ट सिस्टम भी कहते हैं। तो कहाँ पे यूज कर सकते हैं? कॉलम स्प्लाइसेस इन ऑल स्ट्रक्चर्स ओवर 38 मीटर इन हाइट, कि जब आपके पास कॉलम्स के अंदर या ओवरऑल स्ट्रक्चर की हाइट 38 मीटर से ज्यादा हो जाती है उस केस के अंदर आप कॉलम्स को स्प्लाइसेस के जरिए से जो है वो आइदर बोर्ड सिस्टम और आइदर वेल्डेड कनेक्शन के जरिए आपने कनेक्ट करना ही करना है। कनेक्शंस ऑफ ऑल बीम्स एंड कॉलम्स विद ईच अदर और अमंगस्ट देमसेल्व्स on which the bracing of the structure is dependent in structures over 38 मीटर, कि जब आपकी स्ट्रक्चर की ओवरऑल हाइट जो है वो 38 मीटर से ज़्यादा है तो तमाम जो कॉलम्स हैं या बीम्स हैं इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन डेवलप हो रहा है वहाँ पे हमने एडिशनल जो है वो ब्रेसिंग्स वगैरह प्रोवाइड करनी है और कनेक्शंस को जो है वो स्ट्रॉन्गर डेवलप करना है बाय वोल्टेज एंड वेल्डेड कनेक्शंस। थर्ड पॉइंट इज फॉर रूफ ट्रस स्प्लाइसेस। जब हम रूफ ट्रसेस के अंदर रूफ्स की बात करते हैं उनके अंदर हम स्प्लाइसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कनेक्शंस ऑफ ट्रसेस टू कॉलम्स, कॉलम स्प्लाइसेस, कॉलम ब्रेसिंग्स, नी ब्रेसेस एंड क्रेन सपोर्ट्स फॉर स्ट्रक्चर्स कैरिंग ओवर 5 टन्स कैपेसिटी, कि अगर आपके जो कनेक्शंस हैं रूफ ट्रस की बात करते हैं, ट्रसेस को कॉलम के साथ कनेक्ट करना है, कॉलम स्प्लाइसेस हैं, कॉलम ब्रेसिंग्स हैं, नी ब्रेसेस हैं, उसके बाद अगर आपकी कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपने क्रेन को खड़ा करना है या क्रेन जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी 5 टन से अगर ऊपर लेती है तो आपके जो कनेक्शंस हैं आपने बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शंस जो है वो यूज करने हैं। कनेक्शन फॉर सपोर्ट फॉर द मशीनरी एंड अदर लाइव लोड दैट प्रोड्यूस इम्पैक्ट और सिविल और रिवर्सल ऑफ लोड, कि अगर आपके पास क्रेन या हैवी मशीनरी यूज है, अदर टाइप्स ऑफ लाइव लोडिंग्स हैं, उसके बाद जो है वो आपके पास समहाउ इम्पैक्ट लोडिंग जनरेट हो रही है मेंबर्स के अंदर या रिवर्सल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, क्या इधर जो है वो मेंबर के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी और टेंसाइल स्ट्रेसेस दोनों एट अ टाइम जनरेट हो सकती हैं पॉसिबली, तो उस केस के लिए जो है वो हम पॉसिबली कनेक्शंस जो है वो बोल्टेड एंड वेल्डेड टाइप के यूज करते हैं। नाउ वी हैव अ वेल्डिंग एंड इट्स टाइप्स। अब वेल्डिंग बेसिकली क्या होता है? वेल्डिंग ऑलरेडी आपको पता है तमाम चीजों का, हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि वेल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच मेटालिक पार्ट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, कि हम मेटालिक पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं बाय हीटिंग प्रोसेस, और हीटिंग प्रोसेस जो है वो दोनों सरफेसेस को फ्लूइड स्टेट तक जो है वो उसको मेल्ट करता है, उसके बाद दोनों मटेरियल जो है वो हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं बाय मोल्टन मेटल।
उसके बाद जो है वो एडिशनल मोल्टन मेटल भी ऐड होता है और समहाउ जो है वो आपस में मटेरियल जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर जब उनको गर्म किया जाता है तो वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाते हैं, आपस में उनको हम कनेक्ट करके भी जोड़ सकते हैं। इसके दो मेजर मेथड्स हैं। नंबर वन इज द गैस वेल्डिंग एंड सेकंड इज द इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के अंदर हम मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन जो है वो हम बर्न करते हैं एट द टिप ऑफ टॉर्च और बिलो पाइप हेल्ड इन द वेल्डर्स हैंड। Additional metal is introduced by a metal rod known as a filler or welding rod. Additional material भी साथ होता है, वो is a additional metal के तौर पे भी यूज करते हैं। Gas welding is a rather slow process basically. वो slow process है as compared to other means of welding and is normally used for repair and maintenance work. कि स्मॉलर वर्क के लिए आप गैस वेल्डिंग का प्रोसेस जो है वो यूज करते हैं। जब आप एक मेगा या मल्टी स्ट्रक्चर या मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं वहां पे जो है वो हमारे पास ये मेथड जो है वो एक यूजफुल मेथड नहीं है, उस केस के लिए हम अदर मेथड्स अप्लाई करते हैं वेल्डिंग के। सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वेल्डिंग इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के अंदर जो है वो हमारा दो फेजेस का एक बात हो रही होती है, एनोड एंड कैथोड जिस तरह से हम बात करते हैं या डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आर्क वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक आर्क इज फॉर्म्ड बिटवीन द पीसेस बीइंग वेल्डेड कनेक्टेड टू अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी and the electric cathode या electrode held in the operator's hand with some type of holder connected to the positive terminal of the battery। कि ये जिस तरह से हम एनोड और कैथोड की बात करते हैं इसी तरह से जो इलेक्ट्रोड्स हैं और जो हमारा वेल्डिंग मटेरियल है इलेक्ट्रिक आर्क है वो दोनों टर्मिनल्स ऑफ डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव से वो कनेक्ट होते हैं। द आर्क इज अ कंटिन्यूअस स्पार्क which upon contact brings the electrode and the piece being welded to the melting point। उसके बाद the resistance of air or gas between the electrode and the piece being welded changes the electrical energy into the heat energy। कि जब हम डिफरेंट जो हमारी हीट सोर्स है उसके जरिए और एडिशनल मेल्टन मोल्टन जो मटेरियल है या इलेक्ट्रोड है वो हमारे जो है एक आपस में एक रिएक्शन डेवलप करते हैं, एक हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एक हीट रिलीज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से जो है वो हीट आता है और हीट की वजह से जो है वो हमारे मटेरियल आपस में मेल्ट होकर कनेक्ट हो जाते हैं। A temperature of somewhere between 3100 and 5500 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस्ड इन द आर्क के अंदर जो है वो हमारा तकरीबन 3000 से लेके 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो जनरेट होता है। उसके बाद वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या हैं बनिस्बत जो है वो हमारे अदर जो मेथड्स हैं, बोल्टिंग सिस्टम है या रिवेटेड सिस्टम है, उसके हिसाब से हमारा जो एडवांटेजेस हैं वेल्डिंग की वो ज़्यादा हैं। कौन सी एडवांटेजेस हैं? सच एज वेल्डिंग स्ट्रक्चर्स अलो द एलिमिनेशन ऑफ लार्ज परसेंटेज ऑफ गजेट एंड स्प्लाइस प्लेट्स नेसेसरी फॉर द riveted or bolted structures along with the elimination of rivet or bolt heads। कि जो आपके ज़्यादातर जो एडिशनल प्लेट्स आपको चाहिए होती हैं नट बोल्ट सिस्टम के अंदर कि आप डिफरेंट प्लेट्स यूज करते हो, उन प्लेट्स के जरिए से आप स्ट्रक्चर्स को जो है वो आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जो वेल्डिंग प्रोसेस है, वेल्डिंग प्रोसेस हमारे उन तमाम प्लेट्स को ख़त्म कर देता है। आपस में हम मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं, उनको वेल्ड करके हम जो है वो अपनी स्ट्रेंथ या रिक्वायर्ड पॉसिबल स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर जो वेल्डिंग है वो बेसिकली हमारी लार्ज परसेंटेज ऑफ स्टील या गजेट प्लेट्स या स्प्लाइस प्लेट्स जो है उनको वो ख़त्म कर देता है। सेकेंड, इन सम ब्रिज केसेस या ब्रिज ट्रसेस के अंदर इट इज पॉसिबल टू सेव अप टू 15% और मोर ऑफ द स्टील वेट बाय यूजिंग वेल्डिंग मेक्स इट मोर इकोनॉमिकल। कि अब हमारे पास समटाइम्स जो छोटे ब्रिजेस वगैरह होते हैं उनके अंदर हम वेल्डिंग प्रोसेस को यूज़ करके कनेक्शंस को डेवलप करते हैं तो ये तकरीबन हमारा 15 या 15% से ज़्यादा जो है वो मटेरियल को सेव करता है। स्टील का ओवरऑल वेट भी 15% से ज़्यादा जो है हमारा वजन जो है वो कम हो जाता है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजस चीज़ है कि अगर हम स्टील का या ओवरऑल स्ट्रक्चर का इटसेल्फ अपना डेड वेट रिड्यूस कर देते हैं तो स्ट्रक्चर की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। Somehow welding requires appreciable less labor। उसकी लेबर जो है वो बहुत कम लगती है उसके अंदर वेल्डिंग के अंदर। और ये नॉर्मली रिवेटिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो 4 पर्सन का एक क्रू काम कर रहा होता है तो यहाँ पे वेल्डर एक ही वेल्डर उन 4 बंदों को रिप्लेस कर देता है। तो इस वजह से हमारा जो है वो एक लेबर के कॉस्ट वगैरह वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। वेल्डिंग हैज़ अ मच वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन देन रिवेटिंग और बोल्टिंग। रिवेट सिस्टम और बोल्टिंग सिस्टम से जो है वो वेल्डिंग की बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में यूज होता है। वेल्डेड स्ट्रक्चर्स आर मोर रिजिड बिकॉज द मेंबर्स आर ऑफन वेल्डेड डायरेक्टली टू ईच अदर। कि आप मेंबर्स को डायरेक्टली ईच अदर से आप जो है वो उनको वेल्ड कर रहे होते हैं और इस वजह से जो है वो मेंबर्स जो है वो रिजिड कनेक्शंस डेवलप करते हैं। जो हमारे बोल्टेड सिस्टम और रिवेटेड सिस्टम से जो है वो स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस डेवलप होते हैं इन केस ऑफ वेल्डिंग।
उसके बाद हमारे पास आता है रिवेटेड और बोल्टेड स्ट्रक्चर्स आर ऑफन मेड थ्रू कनेक्शन एंगल प्लेट्स। रिवेटेड और बोल्टेड सिस्टम के अंदर हम जिस तरह से बात की हमने कि हम कनेक्शंस को डिफरेंट प्लेट्स या एंगल प्लेट्स यूज करके हम बनाते हैं विच डिफ्लेक्ट ड्यू टू लोड्स। और जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जब हमने डिफरेंट कनेक्शंस बनाए, उन कनेक्शंस के अंदर हमने एडिशनल प्लेट्स वगैरह यूज किए हैं इन कॉर्नर्स वगैरह, तो हमारे कनेक्शन जो है वो रिजिड कनेक्शन नहीं रहते। जैसे ही लोड अप्लाई हुआ, कनेक्शन प्लेट जो थी वो अगर डिफॉर्म कर गई तो ओवरऑल जो आपका कनेक्शन है वो वीक हो जाता है और स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड से फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद वेल्डिंग चेंजेस एंड रिपेयर्स आर क्विक एंड इजी। आप इजीली इसको चेंज भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। वेल्डिंग आर रिलेटिव साइलेंस ऑफ ऑपरेशन, ये खामोश एक ऑपरेशन है बनस्बत बाकी अदर मेथड्स के। इजीली साइलेंस के अंदर आपका काम चल रहा होता है। Fewer pieces are used as a result. Time is saved in detailing, fabrication and field direction. कि आप छोटे छोटे पीसेस हैं वहीं पे अवेलेबल थे, आपने उनको कनेक्ट किया, आपका स्ट्रक्चर का जो है वो काम था, कहीं पे छोटा पीस रिक्वायर्ड था, वेल्ड किया, जान छोड़ाई, काम खत्म हो गया। बाकी जो मेथड्स हैं उनके अंदर आपको प्रॉपर जो है नेटवर्क असेंबली चाहिए होती है ताकि आपके मेंबर्स जो है वो इजीली कनेक्ट हो जाएं। वेल्ड कनेक्शंस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर टेम्पररी कनेक्शंस। टेम्पररी कनेक्शंस के लिए आप वेल्ड कनेक्शन को रिकमेंड नहीं करते। वेयर बोर्ड्स आर प्रीफर्ड, हम वहाँ पे टेम्पररी कनेक्शन थे हमने ओपन करने होते हैं अगले दिन या कुछ अरसे के बाद, तो इस वजह से हम जो है वो परमानेंट कनेक्शंस के लिए वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो हमारा परफेक्ट है। वेल्डिंग गिव्स ट्रूली कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर्स विद स्मूथ एंड क्लीन सरफेसेस। कि वेल्डिंग जो है वो उससे आप एक कंटिन्यू लॉन्गर मेंबर भी बना सकते हैं और क्लीन सरफेसेस और स्मूथ सरफेसेस भी बना सकते हैं। So now we have a types of welds depending upon the weld shape। के वेल्ड की शेप के हिसाब से कितने हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं अवेलेबल। नंबर 1 इज द ग्रूव वेल्ड्स। अब ग्रूव वेल्ड जो है वो दिस टाइप ऑफ वेल्ड इज नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली यूज 15% इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तकरीबन जो है वो 15% अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मेथड जो यूज होता है वो ग्रूव वेल्ड है, जिसके अंदर डिफरेंट ग्रूव जो है वो ओपन किए जाते हैं मेंबर के दरमियान और उनको बाद में वेल्डिंग मटेरियल के तौर पर फिल किया जाता है। A groove of one of the shape as shown in figure is formed between the adjoining surfaces which is then filled with the weld material। उसके बाद जो है वो सेकंड मेथड हमारे पास फिलेट वेल्ड्स है। फिलेट वेल्ड जो है वो हमारा 80% इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, मोस्ट वाइडली यूज होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज एक्चुअली अ ट्रायंगुलर फिलिंग ऑफ वेल्ड अराउंड द ओवरलैपिंग एजेस। कि जहाँ पे ओवरलैपिंग एजेस आ जाते हैं वहाँ पे उन एजेस के दरमियान, दोनों के दरमियान हम एक ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर फिलिंग कर देते हैं, जो कि हमने स्टार्ट में लैप जॉइंट के अंदर डिस्कस किया था। दैट थिंग इज बेसिकली नोन एज द फिलेट वेल्ड्स और ये 80% यूज होता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। एंड थर्ड इज द स्लॉट एंड प्लग वेल्ड्स। स्लॉट एंड प्लग वेल्ड के अंदर हमने दो बार्स आपस में, दो मटेरियल या दो मेटालिक जो आपकी प्लेट्स थी उनको रखा। फर्स्ट जो अपर प्लेट है उसके अंदर हमने होल बना दिया और होल को हमने बाद में वेल्डिंग मटेरियल के साथ फिल कर दिया। दिस होल स्लॉट इज देन फिल्ड विद द वेल्ड मटेरियल। यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास डिफरेंट ग्रूव्स हैं। ग्रूव्स के अंदर आपका जो है वो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रूव जो है वो सिंपल स्ट्रेट मेंबर है, दोनों स्ट्रेट मेंबर हमने रखे हो, यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन डेवलप हो रहा है, इसको हम सैंपल जो है वो डबल बार से शो कराते हैं। जब आपकी थिकनेस जो है वो प्लेट्स की वो लेस देन इक्वल टू 10 मिलीमीटर होती है। उसके बाद सेकंड जो नॉच है या ग्रूव वेल्ड है वो आपका वी शेप के अंदर डेवलप होता है। यहाँ पे डबल वी शेप है या जो है वो एक्स से हम रिप्रेजेंट कराते हैं डबल वी को। उसके बाद सिंगल बी वेल्ड जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कराते हैं। डबल बी वेल्ड जो कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंगल यू है, उसके बाद डबल यू है, उसके बाद सिंगल जे है, डबल जे है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ग्रूव्स डेवलप होते हैं दोनों मेंबर्स के दरमियान और बाद में हम क्या करते हैं इन ग्रूव्स को फिल कर देते हैं बाय वेल्डिंग मटेरियल, जिससे हमारा जो है कनेक्शन या जॉइंट डेवलप होता है। और इसी तरह से जो है वो हमारे पास ये थिकनेसेस वगैरह गिवन है कि प्लेट्स की थिकनेसेस जो है वो अराउंड कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10 मिलीमीटर, मोर देन 12 मिलीमीटर। तो ये आपके तमाम जो है वो सेक्शंस किस तरह से ग्रूव्स होते हैं और किस तरह से हम उनको यूटिलाइज करते हैं रियल इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारा जो स्लॉग एंड प्लग वेल्ड था उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो अपर प्लेट है उसके अंदर हमने एक होल बना दिया और उस होल को हम बाद में वेल्डिंग मटेरियल से फिल कर देते हैं। अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखो तो ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो दिस मेथड इज नोन एज अ स्लॉग एंड प्लग वेल्ड मेथड। अब आते हैं साइजेस ऑफ वेल्ड्स के ऊपर कि जब हम रियल इंडस्ट्री के अंदर वेल्डिंग यूज करते हैं तो हमारी जो वेल्डिंग है उसके डिफरेंट साइजेस हैं कि वेल्ड की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वेल्ड की ओवरऑल लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ये सारे टर्म्स जो है वो हमारे किस तरह से वेरी करते हैं। तो मिनिमम वेल्ड साइज फॉर फिलेट वेल्ड्स, क्योंकि हमने बात की कि हम 80% रियल इंडस्ट्री के अंदर हम जो वेल्डिंग यूज करते हैं दैट वेल्डिंग इज फिलेट वेल्ड्स।
और उसके अंदर मैक्सिमम या मिनिमम वेल्ड साइज कितना होना चाहिए। द मिनिमम फिलेट वेल्ड साइजेस फॉर वेरियस थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट्स ज्वाइंट as are given by the American Welding Society are mentioned in the table. According to AISC, the minimum weld size is determined by the thinner of the two parts joint. कि जो दो प्लेट्स थी, एक थिकर प्लेट है एक थिनर प्लेट है, या दोनों इक्वल डायमेंशंस के हैं या इक्वल थिकनेस के हैं, तो उस केस के अंदर से हम अगर दोनों डिफरेंट डेप्थ या थिकनेसेस हैं तो जो थिनर प्लेट है हम उसके हिसाब से बात कर रहे होते हैं। अब मैं जो प्लेट है हमारी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक TP1 TP2 दो प्लेट्स हैं, इनको हम कनेक्ट करने लगे, दोनों की थिकनेसेस डिफरेंट थी, तो हमने TP1 यानी कि थिनर जो प्लेट थी उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि अगर थिनर प्लेट 0 से लेके 6 मिलीमीटर के रेंज के दरमियान है तो आपका जो मिनिमम लेग साइज फॉर द फिलेट वेल्ड है वो आपका 3 मिलीमीटर तक इनफ है, मिनिमम कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आपकी थिकनेस जो मिनिमम प्लेट की है, लोअर प्लेट की, थिनर प्लेट की, वो आपकी 6 से लेकर 13 तक है, तो आपका वेल्ड साइज जो है वो 5 मिलीमीटर का होना चाहिए। 13 से 19 तक 6 मिलीमीटर, उसके बाद जो है वो अगर 19 से कम है तो आपका जो है वो 8 मिलीमीटर तक जो है वो फिलेट वेल्ड साइज आपने कम से कम मिनिमम TW मिनिमम यानी कि वेल्ड थिकनेस मिनिमम जो है वो आपने इतनी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हम आते हैं मिनिमम वेल्ड साइज फॉर ग्रूव वेल्ड्स। अगर हम सेकंड जो हमारा मेथड था ग्रूव वेल्ड का, वो तकरीबन 15% यूज होता है, फिलेट और ग्रूव दोनों मिला के हम 95% तक जो वेल्डिंग टेक्निक यूज होती है रियल इंडस्ट्री के अंदर वो हमारा कवर हो जाता है। तो इसके अंदर जो है वो, इसके अंदर भी हम मिनिमम ग्रूव वेल्ड किस तरह से बात कर रहे होते हैं फॉर वेरियस थिकनेसेस ऑफ थिकर पार्ट्स ज्वाइंट। अब यहाँ पे थिकर प्लेट की हम बात कर रहे होते हैं। अगर आपकी प्लेट जो है वो 6 मिलीमीटर से कम है तो आपकी जो इफेक्टिव थ्रोट ऑफ ग्रूव वेल्ड, या आपकी जो इफेक्टिव थ्रोट है ग्रूव वेल्ड की, या इन डायरेक्शंस के अंदर वो इफेक्टिव थ्रोट कितनी होनी चाहिए, या आपकी तकरीबन जो है वो, अगर आपकी प्लेट थिकनेस 6 मिलीमीटर से कम है तो 3 मिलीमीटर का ग्रूव जो है वो वेल्ड होना चाहिए, थ्रोट वेल्ड। उसके 6 से 13 तक 5 मिलीमीटर का, अप टू 19 6 मिलीमीटर, अप टू लेस देन 38 मिलीमीटर 8 मिलीमीटर का ग्रूव थ्रोट होना चाहिए ग्रूव वेल्ड का। उसके बाद अप टू 57 मिलीमीटर वी हैव अ 10 मिलीमीटर ग्रूव थ्रोट। उसके बाद अगर आपकी 150 से जो है वो तक अराउंड 150 तक है तो आप जो है वो 16 मिलीमीटर का ग्रूव वेल्ड जो है वो यूज कर सकते हैं एज रिकमेंडेड बाय अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। अब हम मिनिमम फिलेट वेल्ड की साइज के अलावा अगर हम मैक्सिमम फिलेट वेल्ड साइज की बात करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, अलॉन्ग एजेस ऑफ मटेरियल लेस देन 6 मिलीमीटर। अगर आप मटेरियल जो थिकनेस है मटेरियल की वो 6 मिलीमीटर से कम है टोटल प्लेट की ओवरऑल, तो आपकी जो मैक्सिमम फिलेट वेल्ड साइज है वो आपकी थिकनेस ऑफ द प्लेट तक होनी चाहिए। अगर आपकी जो अलॉन्ग द एजेस ऑफ मटेरियल 6 मिलीमीटर और मोर इन थिकनेस, अगर थिकनेस आपकी ज़्यादा है तो आपकी जो ओवरऑल मैक्सिमम फिलेट वेल्ड साइज जो होगी वो आपकी ओवरऑल थिकनेस ऑफ द प्लेट, जो थिनर प्लेट है उसकी थिकनेस -2 मिलीमीटर आपको जो है ओवरऑल मैक्सिमम फिलेट वेल्ड साइज मिल जाता है। नाउ इन प्रैक्टिकल वेल्ड साइज, इन रियल लाइफ हम प्रैक्टिकली कितना यूज करते हैं, द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल वेल्ड साइज इज अराउंड 3 मिलीमीटर, लेकिन जो मोस्ट इकोनॉमिकल हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं वो 8 मिलीमीटर है, क्योंकि इट इज गिविंग द बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ अ वेल्डर। जो आपकी 8 मिलीमीटर है वो हम नॉर्मली यूज करते हैं, इकोनॉमिकल माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर। दिस 8 मिलीमीटर वेल्ड साइज द लार्जेस्ट साइज दैट कैन बी मेड इन वन पास विद द शील्डेड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। एक ही गो के अंदर आप जो है वो मैक्सिमम 8 मिलीमीटर तक वेल्डिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद जो फिलेट वेल्ड है वो टर्मिनेशंस के ऊपर भी चला सकते हैं, या हम जो है वो एक एक्सपेंड भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन एक गो के अंदर हम मैक्सिमम जो है वो 8 मिलीमीटर तक जाते हैं। उसके बाद फॉर कनेक्शंस वेयर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आउटस्टैंडिंग एलिमेंट्स इज डिजायरेबल और फिलेट वेल्ड्स आर टू बी इंटरप्टेड एट द कॉर्नर्स, कि अगर आपकी थिकनेस वगैरह जो है वो बढ़ जाती है प्लेट की थिकनेसेस वगैरह, उस केस के अंदर अगर आप बढ़ाना चाहते हो प्रैक्टिकल वेल्ड साइज तो उस केस के अंदर हम एक ही गो के अंदर 8 मिलीमीटर तक जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम ब्रेक देके उसको जो है वो प्रॉपरली जो कूल डाउन होने के बाद हम दोबारा दूसरे स्टेप के अंदर फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ द फिलेट जो है वो फिलेट वेल्ड हमारे देयर इज ऑलवेज अ स्लाइट टेपरिंग ऑफ in the region where fillet weld is started and where it ends, कि हम एक जो है वो एंगल के अंदर एक ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर फिलेट वेल्ड हमेशा प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर टेपरिंग रह जाती है, थोड़ा कर्व सरफेस रह जाता है, इधर वो बाहर की तरफ भी हो सकता है अंदर की तरफ भी हो सकता है। therefore if the length is very small, large percentage difference is created between the actual and expected difference,
कि आपका एक शार्प जो है वो कर्व नहीं होना चाहिए हमेशा, वहां पे हमें एक प्रॉपर लेंथ के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ताकि जो स्ट्रेंथ्स है उनका एक ह्यूज डिफरेंस ना आ जाए एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ और रियल स्ट्रेंथ के अंदर। Hence, the minimum effective length of fillet weld is specified as 4 times its nominal size. The length of the weld size minimum is equals to 4 times the thickness of the weld. कि जितनी thickness है उसके हिसाब से आप length को elaborate कर देते हो 4 times. If this requirement is not met, the size of the weld for calculating strength should be considered to be the 1/4 of the effective length provided. कि अगर आपका क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा तो उस केस के अंदर हम जब कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेंथ को तो हम इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है या इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द वेल्ड है उसका 1/4 कंसीडर करके हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। नाउ द रिकमेंडेड मैक्सिमम वेल्ड लेंथ, मैक्सिमम वेल्ड लेंथ जो है वो कितनी आपको रिकमेंड है कोर्स की तरफ से। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेल्ड लेंथ गिवन इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन as 30 times the